नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड इनकम चैप्टर 4 लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घर एक ऐसा सपना होता है जो हर किसी का एक अपना होता है और उसी से रिलेटेड फिक्स्ड इनकम वर्ल्ड में बहुत चहल पहल चलती रहती है, क्योंकि मॉर्गेज लोन्स स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टाइप के रिलेटेड आर द मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ एनी बैंक, क्योंकि बैंक का जो लेंडिंग होता है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रेजिडेंशियल लोन्स में जाता है और एज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हम लोग उसको अच्छे से समझें, ये हमारा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है इन ऑर्डर टू क्रिएट वैल्यू टू द प्रोफेशन, इन ऑर्डर टू क्रिएट वैल्यू टू द क्लाइंट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में और इसके आने वाले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिडेंशियल मॉर्गेज लोन्स। मतलब रेजिडेंशियल मॉर्गेज लोन क्या होते हैं, किस तरीके से लेंडिंग होती है, क्या टर्म्स होते हैं, हर एक टर्म का क्या पार्ट रहता है और उसके कुछ न्यू टर्म्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये चीजें ऐसी है जो वैसे तो आप में से बहुत सारे जन जो वीडियो देख रहे हैं उन सब ने कोई ना कोई लोन विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस, शायद उसकी प्रोसेसिंग या जब घर पे हो रखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके टर्म्स जनरली प्री डिटरमाइंड रहते हैं। तो उन टर्म्स में क्या पार्ट हमें ध्यान में रखना चाहिए, हर एक टर्म का क्या इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल रेजिडेंशियल लोन पे, उसका एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये थियोरेटिकल पार्ट है तो अगेन हम ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर में 25 मिनट्स 30 मिनट्स तक भी लेके गए थे, क्योंकि सम्स थे, फ्लो चल रहा था, कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। यहाँ पे थियोरी है, टॉपिक का ऐसा समझ लीजिए प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, टर्म क्या होता है वो समझा रहे, इसलिए हम लोग उसको शॉर्ट में कर देंगे सो दैट आपको रेफर भी करना हो तो आप फटाफट कर पाए। जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल मॉर्गेज लोन्स, तो पहले तो समझते हो होता क्या है। देखिए, इट इज अ लोन फॉर विच कोलैटरल दैट अंडरलाइज द लोन इज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। मतलब ऐसा लोन जिसका कोलैटरल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट हो, एज सिंपल एज दैट। हर घर कुछ कहता है, करेक्ट। तो वो जो घर है जब वही लोन का अंडरलाइन कोलैटरल बन जाएगा, मतलब मैं लोन ले रहा हूं अगर घर खरीदने के लिए, तो वो घर कोलैटरल की तरह रहेगा बैंक के पास जब तक मैं पूरा लोन रीपे नहीं कर देता। उसको बोलते हैं रेजिडेंशियल मॉर्गेज लोन, सिंपल, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट द लेंडर, मतलब बैंक हैज अ लीगल क्लेम टू कोलैटरल प्रॉपर्टी, मतलब वो घर वो बैंक उस घर को ऑक्शन करके अपना पेंडिंग पार्ट रिकवर कर सकती है। ये उनका लीगल ऑफिशियल क्लेम है। तो ये तो बड़ी बात हो गई। तो ऐसे बारी जनरली कोई भी चाहेगा नहीं कि आए, लेकिन फिर भी पहले से टर्म्स नक्की हो तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि उस लोन के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं। उसमें पहला रहता है एक लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब कई बार हर किसी का सपना होता है कि हम एक अपना घर खरीदें, तो कई बार जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन लोगों को ऐसा होगा कि भाई हमारी फिक्स इनकम या कुछ सैलरी बन रही है, वो आ रही है, तो हम उससे मेजॉरिटी पे कर दे तो ज्यादा बेटर है। तो उनका सबसे पहला सवाल जब वो बैंक के पास जाते हैं तो पूछते हैं कितना लोन हो जाएगा। तो बैंक वाला पूछता है प्रॉपर्टी कितने की है, ठीक है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो थोड़ा वो भी होता है कच्चा पक्का, ठीक है, बट अभी उसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते हैं। बट वो पूछते हैं प्रॉपर्टी कितने की है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 70%, 80%, 60% डिपेंडिंग प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है, जो लेंडर अगर पेपर्स के एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, तो जो भी हमारा बोरोवर है उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें, उसको हम लोग बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब कि सपोज 1 CR का कोलैटरल का वैल्यू है और बैंक 75 लाख का लोन दे रही है, तो लोन टू वैल्यू रेशियो हो गया 75%। तो ये क्या होगा, अगर लोन ग्रांटेड सपोज 90 लाख है, तो कल को थोड़ी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी एंड बैंक को टेंशन होने लगेगी। इसीलिए बैंक जनरली लोन टू वैल्यू रेशियो जितना कम रखेगी उतना बैंक के लिए, मतलब लेंडर के लिए सेफ रहेगा।
सपोज 1 CR की प्रॉपर्टी है और 65 लाख का ही लोन दिया है, तो वो भी रीपे तो होगा तुरंत। ऐसा तो है नहीं कि लोन लेते ही प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरने लग जाएगी, थोड़ा तो रीपे भी हो गया और फिर भी गिरती 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 35% तक भी गिर जाती है, तो भी इतना टेंशन नहीं है बैंक को। तो लोअर द LTV सेफर फॉर द बैंक। हालांकि जो हमारा क्लाइंट है या बोरोवर है वो हमेशा ऐसा ही चाहेगा कि जितना ज्यादा मिले उतना बेटर है, करेक्ट। लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है, LTV रेशियो, LTV ज्यादा होगा तो बैंक का रिस्क ज्यादा होगा। जनरली 70, 80, 60 का रेंज चलता है डिपेंडिंग ऑन बोरोवर की क्रेडिट क्वालिटी, तो वो भी अब ध्यान में रखना है। अगर हायर LTV है लेकिन क्रेडिट क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो उसको हम लोग यूएस में बोलते हैं प्राइम लोन्स। और ये सब प्राइम लोन से आपको याद आ गया होगा सब प्राइम क्राइसिस 2008-9 में जो आया था, यूएस से आके पूरे वर्ल्ड में वैश्विक मंदी फैलाई थी जिसने, ठीक है। सब प्राइम क्राइसिस क्या था, उस टाइम पे यूएस की बैंक्स ने लोन दे रखो दे रखो दे रखो दे रखो, हर चीज का लोन, गाड़ी का लोन, घर का लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी का लोन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का लोन, तो कोलेटरल रखा लोन दिया, कोलेटरल रखा लोन लिया, तो धीरे धीरे एक बबल क्रिएट होने लग गया। क्योंकि बहुत सारे इनिशियली तो जो हमारा रियल एस्टेट है उसमें तेजी आई, क्योंकि क्या होने लगा बेसिकली कि क्योंकि सबके पास इतना लोन के लिए इजी एक्सेस था, तो बहुत ज्यादा डिमांड आई तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू स्काई रॉकेट हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे जब सप्लाई साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और इकोनॉमी थोड़ी सी क्रम्बल होने लगी, तो कुछ लोग ने सोचा था अरे चलो ना घर खरीद लेते हैं, लोन से रिपे कर देंगे, अरे चलो ना गाड़ी खरीद लेते हैं, बाद में रिपे कर देंगे। लेकिन वो बाद में उन्होंने कैसे नक्की किया, सैलरी पर जब थोड़ा भी क्रम्बल हुआ, कुछ जनों का जॉब गया, तो वो लोग असक्षम हो गए उसको रिपे करने, तो बैंक जो है फिर वो क्या करने लगी, ऐसे कोलेटरल को सेल करने लगी। जब बैंक कोलेटरल को सेल करने लगी तो ऐसे सपोज बहुत सारे कोलेटरल जब सेल होने पे आए तो सप्लाई साइड बहुत बढ़ गई, और क्योंकि सप्लाई साइड बहुत बढ़ी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, हमें पता है कि जब सप्लाई ज्यादा होती तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम आने लगी, और कम होने लगी तो बेसिकली जो हमारा LTV है उसके भी नीचे आने लगा, तो डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई और कई तो पूरी की पूरी बैंक ही साफ हो गई, ठीक है। ये हमारा सब प्राइम क्राइसिस था। यहाँ पे सब प्राइम लोन्स उसी से ही जनरेट हुआ वो सब प्राइम क्राइसिस। लोअर क्रेडिट क्वालिटी वाले बोरोवर्स को जब हम लोन देते हैं दैट इज सब प्राइम, हायर या गुड क्रेडिट क्वालिटी वालों को जब हम लोन्स देते हैं तो दैट इज प्राइम लोन्स। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गए, LTV, प्राइम लोन्स, सब प्राइम लोन्स और रेजिडेंशियल मॉर्गेज लोन होते कहां है, जहां पे खुद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो कोलेटरल की तरह वर्क करती है। अब इसके टर्म्स में बात करें तो पहला टर्म आता है हमारा मैच्योरिटी, मतलब लोन का ड्यूरेशन कितना होगा, कितना लंबा होगा। जनरली यूएस में 15 से 30 साल चलता है, हालांकि 20 to 40 इयर्स तक भी हो सकता है। जापान में तो 100 साल का, मतलब वे टू लॉन्ग, और यूरोपियन नेशंस में 50 इयर्स तक का हमारा मैच्योरिटी होता है। जितनी ज्यादा मैच्योरिटी का ड्यूरेशन है उतना हमारा लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपेमेंट पर ईयर बोरोवर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये हो गया मैच्योरिटी। फिर हम बात करें इंटरेस्ट रेट्स, तो देखो इन मेन 3, 4, 5, 6 काफी सारे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स दे रखे हैं। इसके बारे में क्विक डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब जब हम लोन ले रहे हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या हम चेंज कर सकते हैं, बाजार में चेंज हो रहा है तो हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट कैसा है। अगर आपका फिक्स्ड मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट हर एक के पीछे अपने आप लगा लेना, फिक्स्ड मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट है, नाम ही फिक्स्ड है, मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा थ्रू आउट द मैच्योरिटी। अगर 15 साल के लिए लोन लिया है 8% फिक्स पे तो वो फिक्स ही रहने वाला है, सो हमारा इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा थ्रू आउट द मैच्योरिटी। अगर एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज है, अगर एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज है मतलब कि वो वेरी करेगा, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करती है, उसके बेस पे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होगी इकोनॉमी में तो हमारा जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी इकोनॉमी में तो हमारा जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज इज वेरिएबल, मतलब वो ऊपर नीचे होता रहेगा। ये एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो वाले कैटेगरी का है। ये क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द हालात चेंज होता रहता है। इसी का एक सब पार्ट बोल सकते हो या अलग से भी बोल सकते हो। थर्ड आता है आपका इंडेक्स रेफरेंस मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट।
इंडेक्स रेफरेंस मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट वो क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन लाइबोर या और भी कोई रेफरेंस बेस, लाइबोर या और भी कोई रेफरेंस बेस के भाई लाइबोर ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर मे बी इन्फ्लेशन के ऊपर बेस्ड, या फिर कोई और बेस के ऊपर। तो इसका सब पार्ट भी बोल सकते हो, सेपरेटली भी ध्यान में रख सकते हो। हाइब्रिड मॉर्गेज, हाइब्रिड सिक्योरिटी जैसे हमने देखी थी, हाइब्रिड सिक्योरिटी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसमें फिक्स्ड इनकम इक्विटी, वैसे यहां पे आ गया हाइब्रिड मॉर्गेज। इनिशियली फिक्स्ड रहेगा, उसके बाद एडजस्टेबल बन जाएगा। शुरू के कुछ सालों के लिए फिक्स्ड, उसके बाद एडजस्टेबल, क्योंकि 15, 20, 50 साल इज अ लॉन्ग पार्ट, तो उसमें फिक्स का कमिटमेंट तो लेंडर और बोरोवर दोनों के लिए ही काफी शंकास्पद हो जाता है, क्योंकि 50 साल के लिए, 30 साल के लिए अगर 8% फिक्स कर दी, अब इंडियन इकोनॉमी इतनी बेटर हो गई कि जब इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेटर होगी तो हमारी जो फंडिंग की कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उस केस में तो फिक्स कर देना 8% पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा बोरोवर के लिए, ठीक है। और ये सेम पर्सपेक्टिव हम लेंडर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। सपोज इकोनॉमी की हालत खराब हुई तो उस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या है, तो हमने फिक्स कर रखा है, तो इट कैन बी चेंजिंग। सो इसीलिए उस केस में हाइब्रिड मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट मतलब इनिशियली कुछ सालों के लिए, मे बी 3 साल, 4 साल, 5 साल फिक्स रहेगा, ये डिपेंड करेगा टर्म्स पे, और उसके बाद एडजस्टेबल बन जाएगा। रीनेगोशिएबल मॉर्गेज मतलब इंटरेस्ट रेट फिक्स रहती है, बट उस फिक्स्ड को आप नए फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, बट चेंजेस आफ्टर इनिशियल पीरियड। मतलब शुरू में 8%, यहां पे क्या हो रहा है, हाइब्रिड में इनिशियली फिक्स्ड है, फिर एडजस्टेबल बन जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है, इनिशियल फिक्स्ड है, बाद में नए फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रीनेगोशिएबल या फिर रोल ओवर। हम पुरानी फिक्स से न्यू फिक्स पे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, हाइब्रिड में हम फिक्स से किस पे जा रहे हैं, एडजस्टेबल पे, और रीनेगोशिएबल में हम फिक्स से किस पे जा रहे हैं, फिक्स्ड पे। और कन्वर्टेबल मॉर्गेज में हम फिक्स से एडजस्टेबल में जा सकते हैं हमारी विल पे। यहां पे पहले से नक्की होगा 5 साल, 3 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, यहां पे इट इज एट आवर ऑप्शन। सो फिक्स्ड और एडजस्टेबल इज चेंजेबल एट द विल, एट द ऑप्शन ऑफ द बोरोवर, ठीक है। कितनी बार होगा, कैसे होगा, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस में दे रखे होंगे। सो परमानेंट सेम ही रहेगा, अनचेंज फिक्स्ड, परमानेंट वेरिएबल ही रहेगा, एडजस्टेबल, कोई रेफरेंस पे बेस्ड रहेगा, इंडेक्स रेफरेंस। हाइब्रिड मतलब इनिशियल फिक्स कुछ सालों के लिए, जो पहले से पता होगा हमें, ठीक है, कि कितने साल के लिए, और फिर एडजस्टेबल। और कन्वर्टेबल मतलब फिक्स्ड और एडजस्टेबल किस में जाना है हम पे डिपेंड करेगा। रीनेगोशिएबल मतलब फिक्स से हम लोग फिक्स्ड में ही कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली फिक्स से फिक्स्ड में हो रहे हैं हम लोग। यहां पे क्या हो रहा है, फिक्स से एडजस्टेबल में हो रहे हैं। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कशन हुआ। ऐसे ही प्रीपेमेंट, फोरक्लोजर या डिफॉल्ट जो होते हैं, उस केस में आगे कैसे वर्क कर सकते हैं, उन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम इसी का ही एक और वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, उसमें डिस्कस करेंगे, सो दैट ये हमारी रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस के बेसिक टर्म्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इजीली समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।